बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जड़ के बचे हुए अपन कंटेंट की चर्चा करेंगे। दो कंटेंट बचे हुए हैं अपने, जड़ के भाग और जड़ के रूपांतरण। आज की क्लास अपनी जड़ की पिछली क्लास की तुलना में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ध्यान से पढ़ने की बात है। अपन आज की क्लास में जड़ का सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट उठा रहे हैं और वह है जड़ के भाग, पार्ट्स ऑफ रूट। आप इसके लिए एनसीईआरटी में एक चित्र बना हुआ है जो आप देख सकते हो, और अपन यहां भी देख लेते हैं। ये रहा जड़ के भाग, पार्ट्स ऑफ रूट। एक एक करके देखेंगे। जड़ के भाग को पढ़ने के लिए मुझको जड़ की एक लंबवत काट काटनी पड़ेगी, अनुदैर्ध्य काट काटनी पड़ेगी। एलएस, ये जड़ है जैसे मेरे हाथ में, इसको खड़ा काटूंगा और मैं इसकी स्लाइड बनाऊंगा। स्लाइड कैसे बनाती है आपको एनाटॉमी में पता लगेगा, आप जानते भी होंगे। और उसको सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखूंगा तो मुझे कैसा दिखाई देगा, तो मुझे एक ऐसा सा सूक्ष्मदर्शी के नीचे पार्ट दिखाई देगा। ये मैं यहां बनाऊं डायग्राम। ऐसा सा मामला दिखाई देगा। ये जड़ का वृद्धि बिंदु है, ग्रोइंग पॉइंट। और आप जानते हो जिधर वृद्धि बिंदु होता है वो शीर्ष होता है, मतलब ये जड़ का शीर्ष सिरा है। मैं इधर लिख देता हूं, शीर्ष सिरा। वृद्धि बिंदु की सुरक्षा के लिए आपने जड़ के लक्षण में पढ़ा था, टोपी नुमा संरचना होती है एक, ये रही। और इसका नाम है मूल गोप। ये जड़ का पहला भाग हो गया, मूल गोप। अंग्रेजी में बोलते हैं आप इसको रूट कैप। खैर, मैं अंग्रेजी लिख देता हूं, रूट कैप। ये जड़ का शीर्ष सिरा है तो इधर वाला सिरा जड़ का आधारी सिरा हो जाएगा। आधारी सिरा। हम जड़ के भाग जो पढ़ रहे हैं वो शीर्ष से आधार की ओर पढ़ रहे हैं। शीर्ष का एक और नाम होता है दूरस्थ सिरा। देखो, उत्पत्ति स्थल से अगर अपन देखें तो जहां से भी कोई चीज निकलेगी, कोई भी संरचना कहीं से भी निकलो, जिस बिंदु से वो निकल रही है उस बिंदु के बिल्कुल निकट वाले भाग को आधारी सिरा कहते हैं, समीपस्थ सिरा। तो आधारी सिरे का या तो आप याद कर लीजिए एक और नाम है समीपस्थ सिरा, और आपके शीर्ष सिरे का एक और नाम क्या आ गया, दूरस्थ सिरा। मूल गोप इसके दूरस्थ सिरे पर है। अब मैं दूरस्थ सिरे से किधर की ओर जा रहा हूं, समीपस्थ सिरे की ओर। तो मूल गोप के समीपस्थ सिरे पर, समीपस्थ सिरे की ओर जा रहा हूं। इसके समीपस्थ सिरे पर मुझे एक डिफरेंट काइंड जोन मिलेगा। यहां पर ये रहा दूसरा प्रकार का, ये आप देख रहे हो। ये डायग्राम में दिखाने की कोशिश करी है मैंने। यह है विभज्योत की क्षेत्र, ये यहां से यहां तक, इसका नाम लिखा मैंने विभज्योत की क्षेत्र। अंग्रेजी में बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। ये मूल गोप पहला क्षेत्र था, विभज्योत की क्षेत्र दूसरा भाग आ गया। कल को विभज्योत की क्षेत्र की पोजीशन पूछे तो आप बता ही सकते हैं, मूल गोप के किस सिरे पर आया, ये समीपस्थ सिरे पर आया। वर्णन करेंगे बाद में। अभी मैं और ऊपर चलूं, मुझे ऊपर डायग्राम के हिसाब से बोल दिया मैंने, हकीकत में मैं किधर क्यों जा रहा हूं, समीपस्थ सिरे की ओर। तो मुझे इससे अलग क्षेत्र दिखाई देगा थोड़ा सा। ये रहा। ऐसे यहां पर कोशिकाएं जो हैं वो ज्यादा लंबी हो जाएंगी। क्यों हो गई, कैसे हो गई, वो अपन थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे। ये देखो, ऐसे लंबी लंबी कोशिकाओं वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है यहां पर। ये देखो, ये देखो,
ये लीजिए। और इस क्षेत्र का नाम आप कह सकते हो, यहां से यहां तक का नाम दीर्घीकरण क्षेत्र। कोशिकाएं दीर्घ हो गई, इसलिए दीर्घीकरण क्षेत्र, अंग्रेजी में इलोंगेशन जोन। और इसका आपने नंबर दे दिया तीसरा। इसका एक नाम और बता सकते हो आप पोजीशन के आधार पर। यह विभज्योतकी क्षेत्र के किस सिरे पर है? आप देख सकते हो समीपस्थ सिरे पर है। तो विभज्योतकी क्षेत्र का समीपस्थ सिरा है। और अब मैं अगर इस दीर्घीकरण क्षेत्र के से भी समीपस्थ सिरे की ओर जाऊं तो मुझे एक भाग और दिखाई देगा, वो इससे अलग होगा। यहां पर एक और, ये चलो यहीं तक ले लेते हैं, ऐसा सा दिखाई देगा उसमें। ऐसा सा जड़ के सारे भाग दिखेंगे उसमें। सारे भाग आपने थोड़ी देर पहले एनाटॉमी पढ़ी थी, जड़ की एनाटॉमी का लक्षण के साथ। वो पूरा डायग्राम यहां बन जाएगा, चाहे दाईं तरफ से देख लो चाहे आप बाईं तरफ से देख लो, वो आपको दिखाई देगा यहां पर। ऐसा सब कुछ दिखेगा यहां पर, जाइलम फ्लोएम सब कुछ दिखेगा। इस वाले भाग में आपको कुछ और रचनाएं भी दिखेंगी, ऐसे सी धागे नुमा रचनाएं भी दिखेंगी आपको। ये देखिए, इस भाग का नाम, यहां से यहां तक का नाम कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, सेल मैच्यूरेशन जोन। ध्यान से सुनने की बात है, कोशिका परिपक्वन क्षेत्र। इसका पोजीशन हर कोई बता सकता है। यह दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर है, आप देख रहे हो। दीर्घीकरण क्षेत्र से किधर की ओर गया? समीपस्थ सिरे की ओर, तो वहां आपको मिला। इसमें ये आपको जो खूंटे से दिखाई दे रहे हैं, ये है मूलरोम। एक क्वेश्चन बन गया, मूलरोम किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? डायग्राम बता रहा है कोशिका परिपक्वन क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो इसका एक और नाम भी लिखा जा सकता है, मूलरोम क्षेत्र में। एनसीईआरटी में ये 4 भाग ही दिखाए गए हैं, होता एक और है, मैं वो भी बनाऊंगा। ये एक और ऐसे, ये इस परिपक्वन क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर है। यहां पर जो काम परिपक्वन क्षेत्र में हो गया वो तो होगा ही होगा, उससे अलग अगर कुछ हुआ तो उसकी बात करेंगे। आप आगे पढ़ोगे मुझसे कि इस क्षेत्र में जड़ की शाखाएं निकलेंगी। जड़ की शाखाओं का मतलब पार्श्व मूल आपको यहीं दिखाई देगी। और इस क्षेत्र का नाम ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से, कोशिका परिपक्व क्षेत्र, सेल मैच्योर रीजन। यह है कोशिका परिपक्व क्षेत्र। देखो पहले वाला था परिपक्वन, न था उसमें, इसमें न नहीं है। सेल मैच्योर रीजन इसका इंग्लिश में बताया। अब ये जड़ के विभिन्न भाग है। क्वेश्चन आ गया, पहले क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन सुनो। जड़ के विभिन्न भागों का सही क्रम बताइए। बताया नहीं किधर से किधर की ओर। अगर बताएगा नहीं तो आप शीर्ष सिरे से आधारित सिरे की ओर जाओगे। और विभिन्न भागों का सही क्रम, मूलगोप, विभज्योतकी क्षेत्र, दीर्घीकरण क्षेत्र, परिपक्वन क्षेत्र और परिपक्व क्षेत्र, ये 5 भाग हो गए। दूसरा क्वेश्चन आता है, जड़ के विभिन्न भागों का दूरस्थ सिरे से समीपस्थ सिरे की ओर, या उल्टा पूछ सकता है, समीपस्थ सिरे से दूरस्थ सिरे की ओर सही क्रम बताओ, तो आपको ये क्रम बता देना है। अब अपन यहां पर एक बात बिना बताए ही पढ़ चुके हैं, किसी भी चीज की पोजीशन आपसे पूछी जा सकती है। जैसे अगर आपको बोले दीर्घीकरण क्षेत्र की पोजीशन बताओ, तो आप बताओगे विभज्योतकी क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर है ये। मैं कहूं कोशिका परिपक्वन क्षेत्र की पोजीशन बताओ, तो आप देख रहे हो कि दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर है, तो पोजीशन भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब हम इनमें एक एक भाग का वर्णन करेंगे।
आ जाते हैं एक एक भाग का वर्णन करने के लिए। सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं इसमें, दैट इज मूल गोप। जड़ का पहला वर्दी बिंदु मूल गोप। मैं यहां बात करूं मूल गोप की, अंग्रेजी में रूट कैप। ये लीजिए, अब ये कहां है और इसकी क्या विशेषता है ये आपको देखनी है। दिखाई दे रहा है? देखो, जब भी हम किसी चीज का वर्णन करते हैं तो वर्णन में उसकी पोजीशन बताने की कोशिश करेंगे और उसकी विशेषताएं बताने की कोशिश करेंगे। दिखाई दे रहा है मूल गोप? ये जड़ के शीर्ष सिरे पर है, एक टोपी नुमा रचना है, एक तरह से जड़ का हेलमेट है ये। शीर्ष पर हेलमेट पहना दिया, क्या काम करेगा ये इस जड़ की वर्दी बिंदु की भूमि की रगड़ से सुरक्षा करेगा। भाई जमीन के अंदर जाती है, कल को हेलमेट नहीं होता तो सर पर चोट लगती और निपट जाती फाइल। चोट लगने पर रगड़म पट्टी में वर्दी बिंदु झड़ जाता, तो झड़ना नहीं चाहिए, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए हमने टोपी पहना दी। यानी आपने बिना कुछ बोले इसकी पोजीशन पढ़ ली, इसकी आकृति पढ़ ली, इसका कार्य पढ़ लिया। अभी अभी आपने कहा मूल गोप के बारे में, क्या कहा? ये जड़ के शीर्ष पर है, पहली बात तो जड़ के शीर्ष पर। दूसरी बात बता दी आपने, ये टोपी नुमा या अंगुलित संरचना बताई आपने। अंगुलित संरचना एनसीईआरटी का वर्ड लिया मैंने। और तीसरा आपने इसका कार्य बता दिया, वर्दी बिंदु की सुरक्षा, भूमि की रगड़ से सुरक्षा, वर्दी बिंदु की सुरक्षा, ये आपने इसका कार्य बता दिया। मैं तीनों को मिला के बोल दूं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा कि जड़ के शीर्ष पर पाए जाने वाली एक टोपीनुमा या अंगुलित संरचना जो जड़ के वर्दी बिंदु की भूमि की रगड़ से सुरक्षा करती है, उसे मूल गोप कहते हैं। अब ये मूल गोप जो होता है उसमें स्टार्च के कण होते हैं अंदर ऐसे, और इसकी वजह से ये गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन को भी ग्रहण करता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि मूल गोप में स्टार्च कण है प्लस स्टार्च कण, और इसकी वजह से ये ग्रेविसिपेशन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन को ग्रहण करता है। यह भी इसका एक कार्य है, गुरुत्वाकर्षण का उद्दीपन ग्रहण करता है ये। अभी एक काम की बात, सामान्यतः ये जो मूल गोप होता है वो आप देखो भूमि की रगड़ लगेगी तो जहां भी रगड़ लगेगी वहां से इसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी। जड़ लगातार वृद्धि करती है तो लगातार इस पर रगड़ लगेगी, लगातार ये नष्ट होता रहेगा। अगर लगातार नष्ट होता रहे, दोबारा नहीं बने तो अंत में तो पूरा ही नष्ट हो जाएगा। और पूरा जिस दिन ये नष्ट हो गया उस दिन जड़ का वृद्धि बिंदु ओपन हो जाएगा और उस पर रगड़ लग जाएगी वृद्धि करते ही, और जड़ खत्म हो जाएगी। इसलिए ये जो मूल गोप होता है वो कभी नष्ट नहीं होना चाहिए। नष्ट कैसे नहीं होगा? ये रगड़ तो लगेगी, कोशिका तो नष्ट होगी पर वो वापस बन जाएगी, नई बन जाएगी उसके स्थान पर, फिर रगड़ लगेगी, फिर उसके स्थान पर नई बन जाएगी, फिर रगड़ लगेगी, फिर उसके स्थान पर नई आ जाएगी। मतलब ये नष्ट होकर बार बार बन रहा है, और जो संरचना नष्ट होकर बार बार बनती रहती है उसको बोलते हैं नव्यकरणीय। इसलिए मूल गोप, बढ़िया बात आ गई, एक नव्यकरणीय संरचना मानी जाती है, रीन्यूएबल। अपन बोल सकते हैं नव्यकरणीय संरचना होती है, नव्यकरणीय संरचना मूलगोप के लिए। मूलगोप जहां भूमि की रगड़ होगी वहीं पर होगा, जहां भूमि की रगड़ नहीं होगी वहां नहीं होगा। जैसे जलीय पादप जो जल की सतह पर तैरते रहते हैं या जल के अंदर होते हैं, वहां भूमि नहीं है, रगड़ कहां से लगेगी? इसे जलीय पादपों में मूलगोप एब्सेंट होता है। कितनी अच्छी बात आ गई, जलीय पादपों में अनुपस्थित, जलीय पादपों में अनुपस्थित। जलीय पादप में किसी का नाम लिख सकता है, जैसे पिस्टिया, जैसे मैं लिख दूंगा आइकोर्निया, इनमें नहीं होता ये। इनमें जो तैरेगा उसको तैरने के लिए संतुलन चाहिए, तो भगवान ने रूट कैप मूल गोप के स्थान पर उनमें एक नई संरचना बनाई है, और वह रूट पॉकेट। देखो ध्यान से, तो जलीय पादपों में क्या बताया मैंने? रूट पॉकेट होता है, रूट पॉकेट ये जलीय पादपों में है, तैरने वाले जलीय पादपों में। और ये क्या करते हैं रूट पॉकेट?
भाई कोई भी अगर तैरेगा तो तैरने के लिए उसे संतुलन चाहिएगा। ऐसे तैरने ये इन तैरते हुए पादपों को संतुलन देते हैं, इसे रूट पॉकेट संतुलनकारी अंग माने जाते हैं। बैलेंसर्स संतुलनकारी अंग होते हैं ये, और ये नव्यकरणीय नहीं होते, ये अनव्यकरणीय होते हैं। ध्यान देना, एक बार टूट गया तो दोबारा नहीं बनेगा। मैं आपका अटेंशन चाहूंगा। अगर आपसे पूछे रूट केप कैसा होता है तो वो तो है रिन्यूएबल, और रूट पॉकेट पूछे तो वो है नॉन रिन्यूएबल, अनव्यकरणीय। एक खास बात और पता है मुझे, एक पौधा होता है पेंडानस, केवड़ा बोल देते हैं उसे हिंदी में, अंग्रेजी में स्क्रूपाइन। उसकी वायवीय जड़ों में बहुस्तरीय मूलगोप होता है, याद करना पड़ेगा। केवड़ा, बॉटनी में पेंडानस, वहां क्या होता है, बहुस्तरीय मूलगोप होता है वायवीय जड़ों में, वो भी वायवीय जड़ों में, याद रख लेना। बहुस्तरीय मूलगोप होता है, कई सारे स्तर ऐसे होते हैं केवड़ा में। अगर मैं यहां बनाऊं तो ये उसकी जड़, ये देखिए, एक स्तर, दो स्तर, तीसरा स्तर। केवड़ा की वायवीय जड़ों में बहुस्तरीय मूलगोप पाया जाता है। इन सबको मिला के मैं बोलूंगा तो मूलगोप का वर्णन हो जाएगा कुछ इस तरह से कि यह जड़ के शीर्ष पर स्थित एक टोपीनुमा या अंगुलित संरचना होती है, तो जड़ के वर्दी बिंदु की भूमि की रगड़ से सुरक्षा करती है। मूलगोप पे स्टार्च के कण होते हैं, इसकी वजह से यह गुरुत्वाकर्षण बल के उद्दीपन को भी ग्रहण करता है। मैंने कहा केवड़ा की वायवीय जड़ों में बहुस्तरीय मूलगोप पाया जाता है। मैंने कहा मूलगोप नव्यकरणीय संरचना होती है, यह जलीय पादप जैसे आइकोर्निया हो गया, पिस्टिया हो गया, उनमें नहीं पाई जाती है। जलीय पादपों में मूलगोप के स्थान पर मूल पॉकेट, रूट पॉकेट होते हैं। ये जलीय पादपों को जल की सतह पर तैरने के लिए आवश्यक संतुलन देते हैं, इसलिए हम इनको संतुलनकारी अंग के नाम से जानते हैं। और ये रूट पॉकेट जो होते हैं वो अनव्यकरणीय होते हैं, एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं बनते हैं, अनव्यकरणीय होते हैं। ये मैंने पहला पार्ट पढ़ा है इसका, मूलगोप। मैंने उधर करेक्टर लिखे हैं जो आप साथ साथ देखते रहेंगे। अब हम दूसरा क्षेत्र लेके आएंगे इसका, और वो है विभज्योतकी क्षेत्र। आ जाते हैं विभज्योतकी क्षेत्र। अब इसकी क्या विशेषता है, आए, ये मूलगोप वाला पार्ट आपने देख लिया, उतार लिया। अब अपन दूसरी विशेषता दूसरा क्षेत्र पढ़ रहे हैं, विभज्योतकी क्षेत्र, मेरिस्टेमेटिक जोन। मैं इधर लिखता हूं विभज्योतकी क्षेत्र। सबसे पहले इसकी पोजीशन, ये मूलगोप के समीपस्थ सिरे पर होता है। आप देखो समीपस्थ सिरे की ओर जा रहे हो, इसकी लंबाई लगभग 1 मिलीमीटर, लगभग 1 मिलीमीटर लंबा होता है, लगभग 1 मिलीमीटर लंबा। लंबाई कोई नहीं पूछेगा, बस इसमें लिखा हुआ है इसलिए बोल दिया मैंने। खास बात क्या है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभज्योतकी होती है। ध्यान देना, विभज्योतकी कोशिकाएं होती है यहां पर, विभज्योतकी। मेरिस्टेमेटिक जोन की कोशिकाओं में कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक होती है, विभज्योतकी होती है। विभज्योतकी का मतलब विभाजन, मतलब इनमें बार बार बारंबार विभाजन की क्षमता पाई जाती है। विभाजन से नई कोशिकाएं बनेगी, और ये नई कोशिकाएं क्या करेंगी, ये जो मूलगोप का नष्ट हुआ वाला कोशिका है, इस पर लगातार रगड़ लग रही थी, तो इसकी कोशिकाएं लगातार नष्ट हो रही थी, उनका प्रतिस्थापन करेगी। आपने कहा था ना मूलगोप की कोशिका नष्ट हो जाती है तो फिर नई आ जाती है, तो वो नई कोशिका कहां से आएगी, ऊपर फैक्ट्री से आएगी। फैक्ट्री कौन सी है, विभज्योतकी क्षेत्र। तो विभज्योतकी क्षेत्र की कोशिकाओं में बारंबार विभाजन होता है, जिससे लगातार नई कोशिकाएं बनती है, और ये नई कोशिकाएं मूलगोप की नष्ट हुई कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करती है। इसका काम हो गया, मूलगोप की नष्ट हुई कोशिकाओं का प्रतिस्थापन। मूलगोप की नष्ट हुई कोशिका का प्रतिस्थापन करती है ये। वैसे इस क्षेत्र की कोशिकाएं जो होती है उनकी क्या विशेषता होती है, पतली भित्ति वाली होती है। देखो सक्रिय होती है ये, तो इनकी भित्ति पतली होती है। इनमें सघन कोशिका द्रव्य होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है इनमें। बड़ा और स्पष्ट केंद्रक होता है। आप देख रहे हो कोशिकाएं सबकी सब एक जैसी हैं, अविभेदित हैं, ये अविभेदित कोशिकाएं होती है।
इनकी कोशिकाओं में अंतर कोशिकीय अवकाश नहीं होते हैं, कोशिकाएं बिल्कुल चिपकी हुई है एक दूसरे से, माइनस अंतर कोशिकीय अवकाश। यहां पर अपन ये भी कह सकते हैं इनमें संचित खाद्य भी नहीं होता है, माइनस संचित खाद्य बहुत काम करती है, इसलिए जो भी इनमें बनेगा एक्चुअली वो बनते ही काम आ जाएगा। तो इनमें संचित कोशिकाएं भी नहीं पाई जाती है, इनमें संचित खाद्य नहीं होता, सॉरी संचित खाद्य नहीं होता इनमें। यानी अभी तक मैंने इतना बताया विभज्योत क्षेत्र के लिए कि यह क्षेत्र मूलगोप के समीपस्थ सिरे पर होता है, इस क्षेत्र की लंबाई 1 मिलीमीटर होती है, इस क्षेत्र की कोशिकाएं विभज्योत की होती है, अर्थात ये पतली कोशिका भित्ति वाली, सघन कोशिका द्रव्य वाली, बड़े और स्पष्ट केंद्रक वाली होती है। इनमें संचित खाद्य नहीं होता है, कोशिक अंतरकोशिक अवकाश नहीं होते हैं, यहाँ पर कोशिकाएं अविभजित होती है, रिक्तिकाएं या तो होती नहीं है और होती तो बहुत छोटी छोटी होती है। काम क्या करती है, इस क्षेत्र की कोशिकाओं में बारंबार विभाजन होता है, बार बार विभाजन होता है, जिससे लगातार नई कोशिकाएं बनती है, और ये नई कोशिकाएं मूलगोप की नष्ट हुई कोशिका का प्रतिस्थापन करती है। ध्यान देना, नई कोशिकाएं बन रही है, इसलिए इसका एक और नाम लिखा जाता है कोशिका निर्माण क्षेत्र। इसी का एक नाम लिखा जा सकता है कोशिका निर्माण क्षेत्र। यह है विभज्योत क्षेत्र। अब विभज्योत क्षेत्र के मैं और ऊपर चलूं, ऊपर में केवल समझने के लिए बोल रहा हूं, बाकी मैं आधारित सिरे की ओर जा रहा हूं, समीपस्थ सिरे की ओर जा रहा हूं, तो मुझे एक और क्षेत्र दिखाई देगा और उसका नाम मैंने लिख दिया दीर्घीकरण क्षेत्र। ये यहां पर लिख दिया दीर्घीकरण क्षेत्र, अंग्रेजी में बोल दिया उसको इलोंगेशन जोन। आप देख रहे हैं यह विभज्योत क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर होता है और इसकी लंबाई 4 से 8 मिलीमीटर होती है, मिलीमीटर में चल रही है अभी, 4 से 8 मिलीमीटर लंबा। बड़ी बात, यहां कोशिकाओं की लंबाई बढ़ जाती है, कोशिकाएं दीर्घीकृत हो जाती है। कैसे? आपने कहा था विभज्योत क्षेत्र में जो कोशिकाएं होती है उनमें रिक्तिका नहीं होती, और होती है तो छोटी सी होती है। अब दीर्घीकरण क्षेत्र में रिक्तिका बनती है, तो जब इन कोशिकाओं में रिक्तिका बनेगी तो कोशिका फैलेगी, तो रिक्तिका भवन के कारण यहां कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि होती है, इसीलिए इस क्षेत्र को दीर्घीकरण क्षेत्र कह रहे हैं। और कोशिका बढ़ेगी तो जड़ भी बढ़ेगी, इसका मतलब यह क्षेत्र जड़ों की लंबाई में वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। ये देखो, जड़ की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी, मुख्य रूप से यही उत्तरदायी है। और याद रखना, जड़ की लंबाई में वृद्धि को अपन टेक्निकली बोलते हैं प्राथमिक वृद्धि। तो एक क्वेश्चन आता है, जड़ों की प्राथमिक वृद्धि के लिए कौन सा क्षेत्र उत्तरदायी है? सीधा आंसर आ गया दीर्घीकरण क्षेत्र, या अगला लिख के दे सकता है विभज्योत क्षेत्र का समीपस्थ सिरा। यानी मैंने ये तब पढ़ाया अभी, दीर्घीकरण क्षेत्र विभज्योत क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर होता है, इस क्षेत्र की लंबाई 4 से 8 मिलीमीटर होती है। यहां कोशिकाओं का दीर्घीकरण होता है, कोशिकाएं रिक्तिका के निर्माण के कारण लंबी होती है, और इस कारण यह क्षेत्र जड़ों की लंबाई में वृद्धि के लिए अर्थात प्राथमिक वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी माना जाता है। यहां पर भी कोशिकाएं अविभजित होती है, सारी कोशिकाएं एक जैसी ही दिख रही है। अब मैं एक और क्षेत्र की बात करूंगा, और वो आ रहा है कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, या अपन एक और नाम बोले इसका मूलरोम क्षेत्र। आ जाते हैं, पहले तो इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट, ये पूरा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने की बात है, यहां से ही क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो इसमें से। तो ये आ गया कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, कोशिका परिपक्वन क्षेत्र, सेल मैच्योरेशन जोन, जिसका एक और नाम आपने लिखा है मूलरोम क्षेत्र। पहली बात, ये कहां स्थित है? आप देख रहे हो ये दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर स्थित है, इसलिए इसको ये भी लिख सकते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र का समीपस्थ सिरा, दीर्घीकरण क्षेत्र का समीपस्थ सिरा, इस नाम से भी इसको लिखा जा सकता है समीपस्थ सिरा। इसकी लंबाई होती है 1 से 6 सेंटीमीटर तक, लंबाई याद नहीं करनी है, सेंटीमीटर में हो गया ये जरूर ध्यान रखें। बड़ी बात, यहां कोशिकाओं का विभेदन हो जाता है, देखो एपिडर्मिस अलग दिख रही है,
जनरल कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, सब चीजें अलग अलग देखिए। जाइलम और फ्लोएम का विभेदन हो जाता है यहां पे। चूंकि यहां पर जाइलम और फ्लोएम का विभेदन हो गया, इसीलिए इसका नाम है कोशिका परिपक्वन क्षेत्र। इस क्षेत्र में मूल रोम पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी क्षेत्र में मूल रोम होते हैं, इसलिए इसको मूल रोम क्षेत्र भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है मूल रोम कहां से उत्पन्न होते हैं? तो कोशिका परिपक्वन क्षेत्र से उत्पन्न होते हैं। परिपक्वन, ध्यान से, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा नाम लिख के दे सकता है, दीर्घीकरण क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर होते हैं। चूंकि इसमें मूल रोम है, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम मूल रोम क्षेत्र है। मूल रोम आप जानते हो, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। भूमि से अवशोषण करते हैं। एक अच्छी बात बताऊं मैं आपको, जलीय पादपों में मूल रोम एब्सेंट होते हैं। बढ़िया क्वेश्चन पीएमटी में आया हुआ है। जलीय पादप, इनमें मूल रोम नहीं होते। भाई जलीय पादप तो पहली बात तो जल की सतह के संपर्क में रहते, सारी बॉडी से जल का अवशोषण कर सकते हैं वो, उनका पूरा शरीर जल के संपर्क में है, तो उनको जरूरत ही नहीं है मूल रोम की। इसे जलीय पादपों में मूल रोम नहीं होते। मूल रोम जिस जिस किसी पादप में होते हैं वो उसके कोशिका परिपक्वन क्षेत्र में होते हैं। खैर, एक और बात, यहां पर कोशिकाएं आप देख रहे हो अलग अलग विभाजित हो गई। अगर मुझे कल को जड़ की एनाटॉमी पढ़नी है, एनाटॉमी समझ गए आप, जिसमें आपको सारे भाग दिखने चाहिए, तो मुझे कौन सा क्षेत्र लेना पड़ेगा? कोशिका परिपक्वन क्षेत्र लेना पड़ेगा। मतलब ये जड़ों की एनाटॉमी के अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है। एनाटॉमी के अध्ययन हेतु सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र है, यही माना जाता है। याद करने की बातें, यहां से एनाटॉमी वाला पूछा जा सकता है, मूल रोम वाला पूछा जा सकता है, दोनों बातें याद करनी है। खैर, एक और कोशिका परिपक्व क्षेत्र, देखो वो परिपक्वन था और ये है परिपक्व, लास्ट सेल मैच्योर जोन। ये इस परिपक्वन क्षेत्र के समीपस्थ सिरे पर होता है और यह जड़ का अधिकांश भाग बनाता है। बल्क पार्ट, अधिकांश भाग यही बनाता है जड़ का। अब यहां क्या होता है, यहां पार्श्व मूल पाई जाती है। ध्यान देना, पार्श्व मूल जड़ के किस भाग में पाई जाती है? कोशिका परिपक्व क्षेत्र में। यहां पर होती है जड़ों की पार्श्व मूल, पार्श्व मूल उपस्थित। मैं बार बार कह रहा हूं, पार्श्व मूल कहां बताई मैंने आपको? कोशिका परिपक्व क्षेत्र में पाई जाती है। ये आपके जड़ के विभिन्न भाग थे। किसी भी भाग का कोई भी सूचना आपसे पूछा जा सकता है, चित्र का नामांकन करवाया जा सकता है, आपको आना चाहिए। ये मैंने जड़ का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा दिया और वो था जड़ के भाग। अब अपन इसमें एक नया कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं और वो है जड़ के रूपांतरण। नया कंटेंट लेके आऊं मैं आपके सामने, जड़ के रूपांतरण। आ जाते हैं जड़ के रूपांतरण में। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सॉरी रूट। पहली बात, रूपांतरण क्यों होते हैं? तो देखो, रूपांतरण सदैव विशिष्ट कार्यों के लिए होते हैं। एक बात बोले मैंने, रूपांतरण, रूप बदल जाएगा। जो जैसा रूप हम जनरली देखते हैं वैसा रूप नहीं दिखेगा, रूप बदलना कहलाता है रूपांतरण। अब बात आ जाती है कि रूपांतरण क्यों होता है? विशिष्ट कार्य हेतु। किसी भी चीज का रूपांतरण पढ़ लेना। आज जड़ का पढ़ रहे हो, अगले टॉपिक में तने का पढ़ोगे, उसके बाद उसके अगले टॉपिक में पत्ती का पढ़ोगे। कोई भी संरचना अगर रूपांतरित होती है तो उसका कारण है विशिष्ट कार्य, यानी रूपांतरण सदैव सदैव विशिष्ट कार्य हेतु होते हैं। अब देखो, विशिष्ट कार्य की पहचान करनी चाहिए हमको। भाई कार्य या तो सामान्य होगा या विशिष्ट होगा। जड़ के सामान्य कार्य आप जानते हो, मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। यह पौधे को भूमि में स्थिरता प्रदान करती है, यह भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। एक और बता देता हूं मैं, यह वृद्धि नियामक,
वृद्धि हार्मोनों का संश्लेषण भी करती है। ये काम जड़ रोज करती है, मतलब ये तो उसके सामान्य कार्य है। पर अगर कोई भी जड़ इन तीन कामों के अलावा कोई चौथा काम करती है तो वो कैसा कार्य होगा? विशिष्ट। और एक नारा है, जब जब कार्य विशिष्ट होंगे तब तब रूपांतरण होगा। ध्यान देना, जब जब कार्य विशिष्ट होंगे तब तब रूपांतरण होगा। तो मैंने कहा जड़ के रूपांतरण, आपने कहा विशिष्ट कार्य हेतु बनेंगे। अब हमने जड़ दो प्रकार की पढ़ी थी, एक मूसला मूल और एक अपस्थानिक मूल। अतः रूपांतरण भी हम दो प्रकार के पढ़ेंगे, एक मूसला मूल का रूपांतरण और एक अपस्थानिक मूल का रूपांतरण। हम पहले ले लेते हैं मूसला मूल का रूपांतरण। ये लीजिए, टेप रूट मॉडिफिकेशन, मूसला मूल के रूपांतरण। इसमें मूसला मूल क्या हो जाएगी? रूपांतरित होगी। और इसमें आप दो प्रकार के रूपांतरण मुझसे पढ़ोगे, जिसमें मैं पहला पढ़ा रहा हूं आपको ए नंबर पर, खाद्य पदार्थों के संचय हेतु। अब देखो, यहां मूसला मूल क्या करेगी? खाद्य पदार्थों का संचय करेगी। खाद्य पदार्थों का संचय है। अब सीधी सी बात है, खाद्य पदार्थों का संचय करना जड़ का कैसा कार्य है? विशिष्ट कार्य है। सामान्य कार्य तो मैंने आपको तीन ही बताए थे, रिपीट कर देता हूं। पौधे को भूमि में स्थिरता देना, वृद्धि नियामकों का संश्लेषण करना, साथ में एक और कार्य आपने पढ़ा था, डेट इज, आपने कहा था भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना। ये तीन ही काम कर रही है, लेकिन यहां पर तो वो इनसे हटकर काम कर रही है, खाद्य पदार्थों का संचय करना। तो ये कैसा कार्य हो गया? विशिष्ट। पर कौन सी मूल कर रही है? मूसला मूल। यानी इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला मूल खाद्य पदार्थों का संचय करती है, और अगर खाद्य पदार्थों का संचय होगा तो वो फूल जाएगी। खाद्य पदार्थों का संचय से ये मूसला मूल फूलेगी और विभिन्न आकृतियां ग्रहण कर लेती है। फूलेगी तो कई प्रकार की आकृतियां ग्रहण कर लेगी, और इन आकृति के आधार पर ये रूपांतरण चार प्रकार के पढ़ोगे। देखो, मेरे नारे पर आओ, फिर प्रकार, मन ही मन में बोलो, फिर आधार। आधार क्या है? आकृति के आधार पर चार प्रकार की पढ़ोगे। यानी अपन ने यूं पढ़ा अभी तक, मैं इधर बनाऊं, मैं यूं कह सकता हूं, ये आपने पढ़ा आकृति के आधार पर चार प्रकार। पहला पढ़ेंगे तर्कु रूप मूल, अंग्रेजी में फ्यूजीफॉर्म रूट। दूसरा पढ़ोगे आप शंकु रूप मूल, अंग्रेजी में कोनिकल रूट। तीसरा पढ़ोगे आप इसमें कुंभी रूप मूल, अंग्रेजी में नेपीफॉर्म रूट। और चौथा पढ़ोगे आप इसमें साकंद मूल, अंग्रेजी में ट्यूबेरस रूट। लेकिन इन सब में अलग अलग क्या होगा? आकृति। मतलब आकृति के आधार पर यह रूपांतरण चार प्रकार के होंगे। यानी मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन ये दिया कि इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला मूल या प्राथमिक मूल खाद्य पदार्थों का संचय करके फूल जाती है, और यह फूल कर विभिन्न आकृतियां ग्रहण कर लेती है। और इन आकृतियों के आधार पर ये चार प्रकार के होते हैं, जिनमें अपन एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें पहला लेके आ रहा हूं तर्कु रूप मूल, जिसे अंग्रेजी में आपने बोल दिया फ्यूजीफॉर्म रूट। ये लीजिए, फ्यूजीफॉर्म रूट। अब यह है क्या? तर्कु रूप मूल। आकृति साफ साफ दिख रहा है, इसका रूप तर्कु जैसा हो जाता है। मतलब इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला मूल खाद्य पदार्थों का संचय करके तर्कु जैसी आकृति की हो जाती है, स्पिंडल शेप। तर्कु को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पिंडल शेप, तर्कु जैसी। अब तर्कु कैसा होता है? अगर आप तर्कु को देखेंगे तो वो मध्य में से फूला होता है और दोनों सिरों से पतला होता है। मतलब इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला मूल खाद्य पदार्थों का संचय करके मध्य में से फूली हुई होती है और अपने आधार व शीर से पतली होती है। दोनों सिरों पर पतली, आधार व शीर से क्या हो गई? पतली, और मध्य में से फूली हुई होती है। ये कुछ इस तरीके से अगर अपन बात करें, ऐसा सा ये आधार, आधार से पतली, शीर से पतली, बस केवल मध्य में से फूली हुई। ये देखिए, ये मूसला मूल है। ये मूसला मूल है जो आप देख रहे हैं। ये आधार और शीर से पतली, और इससे ये लफूफड़े
अपन देखते निकलते हैं। ये द्वितीयक तृतीयक मूल हो सकते हैं इसकी। ऐसी मूल है, अगर कोई ऐसी है तो उसको अपन बोल देते हैं कौन सी मूल? तर्कु रूप मूल। तो मैं बार बार कह रहा हूं, तर्कु रूप मूल ये अपने आधार और शीर्ष से पतली होती है, मध्य से फूली हुई होती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल है मूली। एग्जांपल याद रखना है, मूली। रेफेनस सटाइवस बोटेनिकल नाम है जो आप जानते हो। दूसरा पढ़ेंगे अपन शंकु रूप मूल, अंग्रेजी में बोलते हैं उसको कोनिकल रूट। अब ये क्या होता है शंकु रूप मूल, इसकी चर्चा करते हैं। नाम ही कह रहे शंकु जैसी हो जाएगी, मतलब इस प्रकार के रूपांतर में मूसला मूल खाद्य पदार्थों का संचय करके फूल जाती है और फूलकर शंकु जैसी आकृति की हो जाती है। शंकु आप सबने देखा है, शंकु जैसी आकृति। सॉफ्टी या कुल्फी आप जो खाते हो वो शंकु जैसा ही होता है, ऐसा सा होता है शंकु, अगर मैं बनाऊं तो। ये रहा शंकु, ये अपने आधार से आपको दिखाई दे रहा है। ये जड़ का आधार, आधारी सिरा, और ये जड़ का शीर्ष सिरा। और इस प्रकार के रूपांतर में मूसला मूल अपने आधार से फूली हुई होती है और शीर्ष की ओर आने पर क्रमशः अर्थात धीरे धीरे पतली होती जाती है। पतली धीरे धीरे हो रही है, ध्यान देना, क्रमशः पतली होती जाती है, शंकु जैसी आकृति की हो जाती है। इसी को बोलते हैं शंकु रूप मूल। ये मूसला मूल है। साइड में जो ये पतले पतले धागे जैसे दिखा रहे हैं, ये इसकी शाखाएं हैं। ये मैंने सजावट के लिए इस पर पत्तियां भी दिखा सकता हूं मैं। बाकी इसकी आकृति शंकु जैसी हो जाती है। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, आप देख रहे हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल गाजर, बोटनी का नाम डोकस कैरोटा, आप देख सकते हैं। यहां पर शीर्ष की ओर धीरे धीरे पतली हुई है ये। नेक्स्ट वन कुंभी रूप मूल, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको नेपीफॉर्म रूट। ये रहा नेपीफॉर्म रूट। अब ये क्या है कुंभी रूप मूल? इसमें भी मूसला मूल खाद्य पदार्थों का संचय करके फूल जाती है और फूल कर ये गोले या लट्टू जैसी आकृति की हो जाती है। यहां पर इसकी आकृति भी नियमित है, या तो गोला और या लट्टू जैसी आकृति की हो जाती है। गोले या लट्टू जैसी आकृति की होती है। वास्तव में इसमें क्या होता है, ये ऐसे ऐसे, ये अपने आप अगर ये गोला या लट्टू बनाया मैंने आपके सामने, ये सजाने के लिए बना दिया। ये अपने आधार से फूली हुई होती है और शीर्ष पर अचानक पतली हो जाती है। ये खास बात है, शीर्ष से पतली अचानक हो गई है। ऐसे पहले फूली हुई थी, फिर अचानक पतली हो गई शीर्ष से, तो उसको बोलते हैं अपन कुंभी रूप मूल, गोले या लट्टू जैसी आकृति की। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सलजम, ब्रेसिका रापा इसका बोटनी का नाम है। दूसरा एग्जांपल चुकुंदर, ये आपको याद करने पड़ेंगे, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। ये आप प्राथमिक मूल देख रहे हो, ये कौन सी मूल है? प्राथमिक मूल। और इसके साथ ये द्वितीयक मूल आपको दिखाई दे रही है, लफुफड़े द्वितीयक मूल है। यानी पूरी बात क्या हुई कि इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला मूल या प्राथमिक मूल खाद्य पदार्थों का संचय करके फूलती है और यह फूलकर गोले या लट्टू जैसी आकृति की हो जाती है। अर्थात इसमें मूसला मूल अपने आधारी भाग से फूली होती है और शीर्ष पर अचानक, मैं फिर बोल रहा हूं, अचानक एकदम से पतली होती है। उसको अपन बोलते हैं कुंभी रूप मूल। और इसका एग्जाम्पल है सलजम, ब्रेसिका रापा, चुकुंदर, बीटा वल्गेरिस बोटेनिकल नाम है, याद रखने। चौथा है साकंद मूल। इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला मूल खाद्य पदार्थों का संचय करके फूलती है और यह फूलकर अनियमित आकृति की हो जाती है। दोस्तों यहां आकृति अनियमित हो जाती है, बता नहीं सकते कौन सी आकृति है, ये अनियमित आकृति की हो जाती है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गुलेबांस, याद रखें गुलेबांस, मिराबिलिस जलापा उसका बोटेनिकल नाम है। 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं इसको। 4 o'clock प्लांट क्यों कहते हैं इसको? ऐसा माना जाता है कि इसके पुष्प जो होते हैं वो दोपहर में 4 बजे के आसपास खिलते हैं, 4 बजे, इसलिए इसको बोला गया 4 o'clock प्लांट। तो अनियमित आकृति की हो जाती है ये लीजिए साहब,
ये पहले प्रकार का रूपांतरण, उसके चित्र आपकी एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं, 2 चित्र बने हुए हैं जो आप देख ही रहे हैं। क्वेश्चन किसी का भी उदाहरण पूछ सकता है, या फिर मैच कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। कॉलम फर्स्ट में इनके नाम हो सकते हैं, कॉलम सेकंड में इनके उदाहरण हो सकते हैं। तो सही नाम को सही उदाहरण से आपको मिलाना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे आ सकता है। मूसला मूल का एक और रूपांतरण अपन पढ़ेंगे, दूसरा रूपांतरण, और वो है श्वसन हेतु रूपांतरण। आ जाते हैं। अभी आपने खाद्य पदार्थों के संचय हेतु रूपांतरण पढ़ा, और उसमें आपने कहा था कि खाद्य पदार्थों का संचय करना विशिष्ट कार्य है। अब कई बार जड़ें पौधे के सांस लेने में भी सहायक होती है। हालांकि सांस का मतलब गैसों का आदान प्रदान, पत्ती का कार्य है ये प्रमुख रूप से, परंतु कई बार जड़ को भी करना पड़ता है ये। और जब जड़ ये काम करेगी तो ये उसका विशिष्ट कार्य हो जाएगा, और इसलिए ये क्या है, रूपांतरण। तो हम एक और पढ़ रहे हैं, श्वसन हेतु रूपांतरण। मूसला मूल का श्वसन हेतु रूपांतरण, इसको टेक्निकली एक नाम से जानते हैं। ऐसी जड़ों को अपन न्यूमेटोफोर्स या श्वसनकारी जड़ों के नाम से जानते हैं। श्वसनकारी जड़ें, हम इनकी बात कर लेते हैं। पहली बात है कि श्वसन हेतु रूपांतरण कहां होगा, क्यों जड़ को, पौधे को श्वसन करने में सहायता देने की जरूरत पड़ गई, ये देखते हैं। पहली अच्छी बात, ये न्यूमेटोफोर्स या श्वसनकारी जड़ें दलदली स्थानों पर उगने वाले पादपों में पाई जाती है। देखो पहली अच्छी बात मैंने बोला है, ये दलदली वनस्पति की विशेषता। वैसे दलदली वनस्पति को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं मैंग्रोव, इनका टेक्निकल टर्म है मैंग्रोव वनस्पति। ये उसकी विशेषता है, की विशेषता। देखो दलदल में क्या होता है, समझना, मैं इधर बनाऊं। दलदल में क्या होता है, पानी और मिट्टी दोनों का संगम होता है दलदल, पर इसमें पानी थोड़ा ज्यादा होता है, मिट्टी कम होती है, और दलदल में ऑक्सीजन की कमी है। अब जरा सोचिए, एक बार एक पौधे को मैंने दलदल में लगा दिया, अब इसका जो भाग इस दलदल में डूबा हुआ है उसको ऑक्सीजन की कमी आएगी, क्योंकि दलदल में किसकी कमी है, ऑक्सीजन की। और पेड़ पौधे भी श्वसन में O2 लेते हैं, याद रखना, पेड़ पौधे भी श्वसन में O2 लेते हैं। अब जो भाग दलदल में डूबा हुआ था उसको पर्याप्त O2 नहीं मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उसके तो बेचारे के जय हिंद जय भारत मतलब मरने के चांस हो जाते हैं। तो वो बचना चाहता है, इसलिए वो एक विशेष प्रकार की जड़ निकालेगा जिसका नाम है न्यूमेटोफोर्स। तो एक अच्छी बात मैंने बताई कि ये न्यूमेटोफोर्स या श्वसनकारी जड़ें दलदली स्थानों पर उगने वाले पादपों की विशेषता है, या यूं कह सकते हैं मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता है। दलदल जैसे नदी के किनारे पर, समुद्र के किनारे पर ये वहां पाई जाती है। अब इन पादपों में क्या होता है, इन पादपों में मुख्य मूल से कुछ शाखाएं निकलती हैं, कुछ जड़ें निकलती हैं जो भूमि सतह की ओर वृद्धि करती है। ध्यान देना, ये ऊपर की ओर वृद्धि कर रही है, भूमि सतह की ओर वृद्धि कर रही है, और वृद्धि करती हुई अंततः भूमि के ऊपर आ जाती है। ध्यान से, ये जड़ें गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में जा रही हैं। आप देख रहे हो, गुरुत्वाकर्षण बल तो नीचे की ओर जाता है, जबकि ये भूमि सतह की ओर अर्थात ऊपर की ओर वृद्धि कर रही है। मतलब ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन करती है। इन जड़ों की खास बात आ गई, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन कर रही है। ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ये उसका प्रदर्शन कर रही है, आप देख ही रहे हो। ये जड़ें जो होती है, इनका जो सिरा बाहर आता है उसके शीर्ष पर, केवल शीर्ष पर कुछ विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं। ध्यान देना, छिद्र केवल शीर्ष पर, ये देखो। हालांकि इन छिद्रों को अपन कहते हैं न्यूमेटोथोइड्स या वातरंधर। मैंने बताया न्यूमेटोथोइड्स, न्यूमेटोथोइड्स या वातरंधर बताया मैंने, और ये मैंने कहां बताया, केवल शीर्ष पर बताया है। और इन छिद्रों के द्वारा यह वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान कर लेती है, अर्थात श्वसन कर लेती है। इन्हीं जड़ों को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। यानी न्यूमेटोफोर्स की पूरी बात क्या हो गई कि इस प्रकार की जड़ें दलदली वनस्पति अर्थात मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता है।
ये नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे उगने वाले पादपों में पाई जाती है। मैंने कहा था कि इन पादपों में मुख्य मूल से कुछ जड़ें निकलती हैं जो भूमि सतह की ओर अर्थात ऊपर की ओर वृद्धि करती हैं और वृद्धि करती हुई अंततः भूमि के ऊपर आ जाती हैं। अर्थात ये जड़ें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन करती हैं। इन जड़ों के केवल शीर्ष पर, ध्यान देना, केवल शीर्ष पर कुछ विशेष प्रकार के छिद्र होते हैं जिनको न्यूमेटोथोइड्स या वातरंध्र कहते हैं, जिनके द्वारा ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करती है। इन ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन का प्रदर्शन करने वाली, शीर्ष पर विशेष छिद्र रखने वाली जड़ों को ही अपन न्यूमेटोफोर्स कहते हैं और ये राइजोफोरेसी कुल के पादपों की विशेषता है। एग्जाम्पल बताया मैंने, राइजोफोरेसी कुल, ये याद रखना पड़ेगा। राइजोफोरेसी कुल में कई सारे एग्जाम्पल, जैसे राइजोफोरा में पाई जाती है ये, जैसे एविसीनिया में पाई जाती है ये, एविसीनिया में, जैसे हेरिटिएरा में पाई जाती है ये, हेरिटिएरा, ये आपको याद करने पड़ेगी, ये इनमें पाई जाती है। ये इनके एग्जाम्पल्स है। राइजोफोरेसी कुल के पादपों की विशेषता है। इसका कोई भी एग्जाम्पल या कोई भी विशेषता आपसे पूछी जा सकती है, आपको ध्यान से पढ़नी है। डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो आप देख रहे हो। डायग्राम के बैकग्राउंड को देखो, उसमें एनसीईआरटी में डायग्राम का जो बैकग्राउंड है वो नीला कलर का दिखाया गया है और नीला कलर, इसका मतलब है कि वो जल के किनारे पर है। ये नीला कलर जल को दिखाता हमेशा, मतलब राइटर कहना चाह रहा है कि ये जल के किनारे, मतलब दलदली स्थानों पर उगने वाले पादपों की विशेषता है। ये मूसला मूल के रूपांतरण, देखो एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे। जहां ये टॉपिक खत्म होगा आपके नोट्स में वहां पर एक चार्ट बना हुआ आएगा। चार्ट आपको रफ कॉपी में पहले जैसे पढ़ा, पढ़ते उसके एग्जाम्पल बिना देखे लिखे, फिर पढ़ा, फिर एग्जाम्पल बिना देखे लिखे, तो वो आप फिर कभी नहीं भूलोगे। ये मैंने मूसला मूल के रूपांतरण पढ़ा दिए। अब अपन एक प्रकार का मूल तंत्र और पढ़ के आए थे, या एक प्रकार की मूल और पढ़ के आए थे, अपस्थानिक मूल। इसलिए मैं अब पढ़ाऊंगा आपको अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। आ जाइए अपस्थानिक मूल के रूपांतरण में। अपस्थानिक मूल क्या होती है ये हर कोई जानता है। और अब अपन अपस्थानिक मूल के रूपांतरण, वैसे मैंने बताया था कि कोई भी ऐसी मूल जो भ्रूण के मूलांकुर को छोड़कर पादप के किसी अन्य स्थान से निकलती है उसको अपन अपस्थानिक मूल कहते हैं। यहां ये अपस्थानिक मूल कभी कभी पतली धागे समान होती है, गुच्छे में होती है धागे समान, तब इसको बोलते हैं रेशेदार मूल। ध्यान से सुनने की बात है, जितनी पतली जड़ होगी वह पौधे को भूमि में उतना ही अच्छा स्थिरीकरण देती है। तो रेशेदार मूल पौधे को भूमि में ज्यादा अच्छे से बांधता है। रेशेदार मूल एक प्रकार का अपस्थानिक मूल है। चूंकि यह पौधे को भूमि में ज्यादा अच्छी स्थिरता देता है, इसीलिए इस रेशेदार मूल तंत्र को या अपस्थानिक मूल तंत्र को अपन ज्यादा विकसित प्रकार का मूल तंत्र मानते हैं। ये आपने शुरू में पढ़ा था। कभी कभी ये अपस्थानिक मूल जो होते हैं वो खाद्य पदार्थों का संचय कर लेती है, तब ये मांसल अपस्थानिक मूल कहलाती है। खैर, हम अपस्थानिक मूल के रूपांतरण पढ़ेंगे और ये यहां पर अपस्थानिक मूल के रूपांतरण हम दो विशिष्ट कार्य हेतु पढ़ेंगे। पहला लेके आ रहे हैं खाद्य पदार्थों का संचय। अपस्थानिक मूल भी खाद्य पदार्थों का क्या करती है, संचय करती है। और दूसरा पढ़ेंगे अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य हेतु। तो पहला आ गया खाद्य पदार्थों का संचय। खाद्य पदार्थों के संचय हेतु अपस्थानिक मूल के रूपांतरण में हम दो प्रकार पढ़ेंगे। पहला अपन लेके आ रहे हैं एकल कंदिल मूल, सिंगल ट्यूबर, एकल कंदिल मूल, इंग्लिश में बोल दिया मैंने सिंगल ट्यूबर। क्या है ये? पहले तो ये जड़ अपस्थानिक है, इसलिए आप देखेंगे ये मूलांकुर से नहीं निकलेगी, अन्य किसी स्थान से निकलेगी। ओके, एकल कंदिल मूल इस प्रकार के रूपांतरण में तने की पर्वसंधि के निचले सिरे से अपस्थानिक मुंह निकलती है और एक बिंदु से केवल एक ही अपस्थानिक मुंह निकलती है। खास बात, यहां एक बिंदु से एक ही अपस्थानिक मुंह निकलती है, अकेली निकलती है, इसलिए इसका नाम है एकल। और यह खाद्य पदार्थों का संचय करके अनियमित आकृति की हो जाती है। आकृति इसकी कौन सी बता दी मैंने? अनियमित। आप बता नहीं सकते कौन सी आकृति है, अनियमित आकृति।
अनियमित आकृति की है और एक स्थान से एक निकली है ये, इसीलिए इसको एकल कंदिल मूल कहते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको याद करना पड़ेगा शकरकंद। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है। शकरकंद, बोटनिकल नाम आइपोमिया बटाटा, उसमें ऐसा ही होता है। आइपोमिया बटाटा याद करना पड़ेगा, शकरकंद में ऐसा ही होता है। दूसरा पढ़ोगे आप एकल कंदिल मूल के बाद, कंदिल घुच मूल, फेसिकुलेटेड रूट, कंदिल घुच मूल, अंग्रेजी में बोलते हैं फेसिकुलेटेड रूट। ये क्या है? इस प्रकार के रूपांतरण में तने की पर्वसंधि के निचले सिर, पर्वसंधि से कई सारी अपस्थानिक जड़ें निकलती है। जैसे ये तना रहा, ये पर्वसंधि से निकल रही है जड़ें, पर एक बिंदु से कई सारी अपस्थानिक जड़ें निकलती है। ये देखो ये एक, ये देखो यहीं से फिर दूसरी निकल गई, यहीं से फिर तीसरी निकल गई, यहीं से चाहे आप शाम तक निकालते रहिए, एक और निकाल दी, चौथी निकाल दी। इस प्रकार के रूपांतरण में तने की पर्वसंधि से कई सारी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, गुच्छे में निकलती हैं ये, और ये खाद्य पदार्थों का संचय करके फूलकर अनियमित आकृति की हो जाती है। आकृति इनकी भी अनियमित है और इन्हीं गुच्छे में निकलने वाली अनियमित आकृति की जड़ों को कंदिल घुच मूल कह देते हैं। एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल एस्पेरेगस, इसको सतावर कहते हैं। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, सतावर। और एक एग्जाम्पल डहेलिया भी लिख सकते हो आप। अगर आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ रहे हैं तो उसमें एक सवाल छोड़ा हुआ है। सवाल इस तरह से लिखा हुआ है कि जैसे हम बात करें गाजर और शकरकंद की, तो गाजर और शकरकंद में तो मूसला मूल पड़ी थी आपने, जो खाद्य पदार्थों का संचय कर रही थी, और शकरकंद में अपस्थानिक मूल पड़ी थी आपने, जो खाद्य पदार्थों का संचय कर रही थी। राइटर लिखता है गाजर और सलजम की मूसला मूल, जबकि शकरकंद की अपस्थानिक मूल खाद्य पदार्थों का संचय करके फूल जाती है। क्या आप कुछ और ऐसे उदाहरण दे सकते हो जिन पादपों की जड़ें भी खाद्य पदार्थों का संचय करती है? तो आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो। जैसे अभी अभी कंदिल घुच मूल में एक एग्जाम्पल पढ़ा एस्पेरेगस, वो भी ऐसा ही पादप है जिसकी जड़ खाद्य पदार्थों का संचय करती है। डहेलिया भी एक ऐसा ही पादप है जिसकी जड़ भी खाद्य पदार्थों का क्या करती है, संचय करती है। और भी कई एग्जाम्पल लिख सकते हो आप। खैर, ये अपस्थानिक मूल के खाद्य संचय हेतु रूपांतरण। एक और लिखा हुआ है अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य हेतु रूपांतरण। आ जाते हैं दूसरा प्रकार पढ़ने के लिए, अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य हेतु रूपांतरण। ये यहां अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य हेतु रूपांतरण, अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य हेतु रूपांतरण। यांत्रिक सामर्थ्य का मतलब होता है सहारा। आप जानते हो सामान्यतया जड़ पौधे को भूमि में सहारा देती है, परंतु कभी कभी सामान्य मूल तंत्र पौधे को भूमि में स्थिर रखने में समर्थ नहीं होता। भाई पौधे का तना या उससे निकली शाखाएं इतनी अधिक लंबी हो गई, इतनी अधिक भारी हो गई कि सामान्य मूल तंत्र अब उसको भूमि में सादे रखने में, भूमि में सीधा खड़ा रखने में समर्थ नहीं है। ऐसे केस में पौधा गिरेगा, और अगर गिरने से बचना है तो उसको अतिरिक्त सहारा चाहिए, और अतिरिक्त सहारा देने के लिए अपस्थानिक मूल रूपांतरित होगी। और उन रूपांतरणों को अपन पढ़ेंगे अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य हेतु रूपांतरण। हम दो ही पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में दो ही दिया हुआ है। एक आपके प्रोप रूट, अंग्रेजी में प्रोप रूट, हिंदी में अविस्तम मूल, और एक आपके जटा मूल, अंग्रेजी में स्टिल्ट रूट। हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले आ गया आपके प्रोप रूट, ये आ गया प्रोप रूट, हिंदी में अवस्तंभ मूल, अवस्तंभ मूल, ये लीजिए। पहली अच्छी बात, इस प्रकार का रूपांतरण, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल बताता हूं मैं, बरगद। आप सबने देख रखा है बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस बोटनिकल नाम है, चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में।
इसमें क्या होता है कि मुख्य तना और उससे निकली हुई शाखाएं इतनी अधिक लंबी हो जाती है कि सामान्य मूल तंत्र इसको भूमि पर साधे रखने में समर्थ नहीं होता। ये तना और ये इससे निकली शाखाएं ये इतनी अधिक लंबी और भारी हो गई कि सामान्य मूल तंत्र अब इसको सीधा खड़ा रखने में भूमि पर समर्थ नहीं है। भारी हो गई, लंबी हो गई। तो अब इन पादपों के या तो मुख्य तने से या इसकी शाखाओं से कुछ जड़ें निकलती हैं। देखो, जड़ें तने से निकल रही है या शाखाओं से निकल रही है, जो भूमि सतह की ओर उदग्र दिशा में वृद्धि करती है। ये खास बात है। ये खड़ी आती है, भूमि सतह की ओर उदग्र दिशा में वृद्धि करती है और अंततः भूमि में धंस जाती है। ये लिखिए, ये उदग्र वृद्धि करती है। ये इसकी खास बात है। भूमि सतह की ओर उदग्र दिशा में वृद्धि करती है और वृद्धि करती हुई अंततः भूमि में धंस जाती है। अब आप देख सकते हो, इस पौधे के या तो तने का या इसकी शाखाओं का वजन इन जड़ों पर आ जाता है। एक तरह से पिल्लर के समान आ गई ये जड़ें। इन्हीं जड़ों को अपन प्रोप रूट या अविस्तंभ मूल या पिल्लर जड़ों के नाम से भी जानते हैं और इसका बेस्ट एग्जांपल है बरगद। याद रखना, ये उदग्र दिशा में भूमि सतह की ओर वृद्धि करती है, उदग्र वृद्धि करती है। ये खास बात है। आपने बचपन में बरगद के पेड़ पर चढ़े होंगे तो उससे कुछ लटकती, उसकी शाखाओं से कुछ लटकती हुई संरचनाएं देखी होंगी, जिनको रस्सी की तरह यूज करके आप नीचे उतरे होंगे। वो रस्सी की तरह जो आपने यूज करी है ना चीजें, वास्तव में वो कौन सी संरचना है? अविस्तंभ मूल ही है। खैर, ये अविस्तंभ मूल भूमि सतह की ओर उदग्र दिशा में वृद्धि करती है। बेस्ट एग्जांपल है इसका बरगद। एक और पढ़ा देता हूं मैं आपको, जटामूल। अंग्रेजी में बोलते हैं उसको स्टिल्ट रूट। जटामूल, अब ये क्या है? जटामूल इस प्रकार के रूपांतरण में, हाँ सर, क्या होने वाला है? इस प्रकार के रूपांतरण उन पादपों में पाए जाते हैं जिनके तने लंबे और अशाखित होते हैं। वैसे मैं इसकी तुलना किसी एंटीने के पाइप को बांधने के लिए काम में लिए गए तारों से कर सकता हूं। समझ में नहीं आया कुछ? पुराने जमाने की बात है, मान लीजिए आपने घर में टीवी लिया और उसका एंटीना लगाना है, तो एंटीने को एक ऐसे पाइप पर कसते थे अपन। अब पाइप अगर लंबा है और इसको अगर कोई सहारा नहीं दिया गया है तो ये गिर जाएगा। तो पाइप को गिरने से बचाने के लिए क्या करते थे कि इसके साइड में ऐसे तार लगा देते थे, तार को छत पर ठोकते थे। पर ध्यान देना, ये जो तार है ना, ये तार ये तिरछे होते थे। भाई, आप एक सिरा तार का पाइप के बांधोगे, दूसरा सिरा छत पे कहीं ठोकोगे तो तिरछा ठोकते थे। और जैसे ये तार तिरछे हैं, ऐसे ये जड़ें भी तिरछी हैं। जैसे ये तना, जैसे ये पाइप लंबा है, ऐसा ये जड़ें उन पादपों में होंगी जिनका तना लंबा और अशाखित होता है। तो मैंने एक लाइन पढ़ाई अभी तक, इन जड़ों की तुलना एंटीने के पाइप को बांधने के लिए काम में लिए गए तारों से कर सकते हैं। दूसरी लाइन पढ़ाई, ये जड़ें उन पादपों में पाई जाती है जिनका तना लंबा और अशाखित होता है। अब तीसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं, ये अच्छी बात है। ये जड़ें लंबे और अशाखित तने की केवल निचली पर्वसंधियों से निकलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तना, मैं बात करूं, ये सामान्य मूल तंत्र केवल निचली पर्वसंधियों से उत्पन्न, केवल निचली पर्वसंधि से उत्पन्न। ये क्वेश्चन बनता है, पर्व से नहीं निकलेगी ये, निचली पर्वसंधि। पर्वसंधि को एनसीईआरटी गांठ लिखती है, ध्यान देना। पर्व को पोरियां लिखती है। पर्वसंधि से निकलेगी, केवल केवल निचली पर्वसंधि से, यहां से। और ये भूमि सतह की ओर तिरछी वृद्धि करती है। दोस्तों ये देखिए, ये भूमि सतह की ओर तिरछी वृद्धि करती है। दूसरी खास बात, ये तिरछी वृद्धि करती है और अंततः भूमि में धंस जाती है। तिरछी वृद्धि करती हुई अंततः भूमि में धंसकर इन पादपों को भूमि पर अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करती है। इन्हीं निचली पर्वसंधियों से उत्पन्न भूमि सतह की ओर तिरछी वृद्धि करने वाली जड़ों को जटामूल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये गन्ना में होता है, मक्का में होता है, केवड़ा में होता है, बाजरा में होती है, और भी कई सारे इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। एक क्वेश्चन आ जाता है, अविस्तंभ मूल और जटामूल में अंतर बताओ।
तो आराम से बता सकते हो। अविस्तम मूल तो भूमि सतह की ओर उदग्र वृद्धि करती है, जबकि जटा मूल भूमि सतह की ओर तिरछी वृद्धि करती है। ये दो बढ़िया इनके अंतर है। एग्जाम्पल का अंतर आप जानते ही हो, ये लीजिए, ये अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य हेतु रूपांतरण। इसके बाद इसमें एक पॉइंट, एक कंटेंट और पढ़ेंगे अपन, जड़ के कार्य। मैं जड़ के कार्य पढ़ा चुका हूं। जड़ के सामान्य कार्य आप जानते हो, पौधे को भूमि में स्थिरता देना, भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करना और वृद्धि हार्मोनों का संश्लेषण करना। विशिष्ट कार्य, खाद्य पदार्थों का संचय करना, अतिरिक्त यांत्रिक सामर्थ्य देना, ये इनके विशिष्ट कार्य है। ये जड़ थी। एनसीईआरटी के सारे डायग्राम्स आपको देखने हैं, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी में बीच बीच में जो क्वेश्चन छोड़े गए थे मैंने वो भी आपको बताए हैं, तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी लिखेंगे। अब आप आराम से चार्ट बनाएं। एग्जाम्पल याद करने का तरीका है, पहले रफ कॉपी में एक चार्ट बनाएं, चार्ट बनाकर आप याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। खैर, जड़ आपकी समाप्त हुई। अगली क्लास में हम इसके अगले कंटेंट को स्टार्ट करेंगे, अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।